शास्त्री ने कहा, वजीर खारजा सो नहीं रहे बल्कि एक ज़रूरी प्रेस नोट तैयार कर रहे हैं। अब तुम हमारा वक्त ज़ाया न करो। मूलचंद ने कहा, आइए सेठ धनीराम जी। मूलचंद धनीराम का हाथ पकड़कर बाहर निकल जाता है। शास्त्री थोड़ी देर आंखें मलने के बाद चौन की तरफ मुतवज्जह होता है। शास्त्री ने कहा, चौन जी, जनरल चौधरी को हर एक बार ताकीद कर दीजिए कि अगर जंग ज़रा लंबी हो गई तो सारा मामला बिगड़ जाएगा। चौन ने कहा, महाराज, जनरल चौधरी को बार बार ताकीद करने की ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ इसलिए परेशान हैं कि आपको हमारी बख्तरबंद फौज का अंदाज़ा नहीं है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। जब सैकड़ों टैंक पेशकदमी करेंगे तो दुश्मन ये महसूस करेगा कि फौलाद की एक दीवार उनका पीछा कर रही है और इस दीवार के पीछे हमारा लश्कर तूफानी समंदरों की लहरों की तरह आगे बढ़ रहा है। नंदा ने कहा, और ऊपर हमारे हवाई जहाज होंगे। इंदिरा गांधी ने कहा, और हवाई जहाज़ों के ऊपर वो होंगे जिन्हें हमारी आंखें नहीं देख सकेंगी। चौन ने कहा, श्रीमती जी, आप क्या कह रही हैं? हमारे जेट हवाई जहाज़ों के ऊपर क्या हो सकता है? हम पाकिस्तान के हवाई जहाज़ों को उठने का मौका ही नहीं देंगे। इंदिरा गांधी ने कहा, चौन जी, मेरा मतलब ये ना था। मैं ये कह रही थी कि भारत के हवाई जहाज़ों के ऊपर मेरे पिताजी और गांधी महाराज की आत्मा परवाज कर रही होगी और इनकी जुबान पर जय हिंद और अखंड भारत के नारे होंगे। चौन ने कहा, मुझे यकीन है कि पानीपत के इन सुरमाओं की आत्माएं इनके साथ होंगी जिन्होंने रामराज के लिए जानें दी थी। शास्त्री ने कहा, चौन जी, भगवान के लिए आज रात मुझे पानीपत की याद न दिलाओ। मेरे सामने पानीपत के इन सुरमाओं का जिक्र न करो जिनकी याद में भारत माता 200 साल से आंसू बहा रही है। अगर तुमने चंद बार और पानीपत का नाम लिया तो मेरा दिल फट जाएगा। पानीपत को भूल जाओ चौन जी, वो भारत के सपूतों का मरघट है। नंदा ने कहा, राष्ट्रपति जी ठीक कहते हैं चौन जी, आप सिर्फ इन जंगों का जिक्र करना चाहिए जिनमें हमें फतह हासिल हुई थी। चौन ने कहा, हमें कौन सी जंग में फतह हासिल हुई थी? नंदा ने कहा, श्रीमती जी, इस सवाल का जवाब आप दें। इंदिरा गांधी ने कहा, जहां तक मुझे याद है मुसलमानों के खिलाफ तो हमने पानीपत के अलावा भी किसी मैदान में फतह हासिल नहीं की थी। नंदा ने कहा, क्या हनुमान ने सोने की लंका नहीं जलाई थी और इसके बाद महाभारत की जंग नहीं हुई थी? इंदिरा गांधी ने कहा, नंदा जी, लंका वाले मुसलमान नहीं थे और महाभारत की जंग भी इनका घरेलू तनाजा था। वो भाई भाई थे और इसी देश के रहने वाले थे। इस जंग में कौरव जीते थे, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि हम कौरव हैं या पांडु हैं। कौरव और पांडु की लड़ाई की तरह हमारे देश में भी और भी जंगें हो चुकी हैं, लेकिन वो सब भारत के हिंदू राजाओं और महाराजाओं के दरमियान हुई थी। हाँ, मुझे याद आ गया, हमारे राजा पोरस ने दरियाए जहलम के किनारे सिकंदर आजम का मुकाबला किया था। सिकंदर मुसलमानों की तरह एक विदेशी था, लेकिन राजा पोरस ने अपने बेशुमार जंगी हाथियों के बावजूद इसका रास्ता न रोक सका था। राजा पोरस के मनहूस हाथियों ने बदहवास होकर अपना ही लश्कर तबाह कर डाला था। चौन ने मुस्तरब होकर कहा, आप गणेश देवता को मनहूस ख्याल करती हैं। इंदिरा ने कहा, नहीं, मैं गणेश देवता को मनहूस ख्याल नहीं करती, लेकिन यह बात सारी दुनिया को मालूम है कि जंग के मैदान में पोरस के हाथी मनहूस साबित हुए थे। चौन ने कहा, अगर पोरस के हाथी मनहूस साबित हुए थे तो आप इस मौका पर बार बार इनका जिक्र क्यों करती हैं? इंदिरा ने कहा, लेकिन इसमें बुराई क्या है चौन जी? चौन ने कहा, बुराई हो या ना हो, मैं इस मौका पर राजा पोरस और इसके हाथियों का जिक्र नहीं सुन सकता। इंदिरा ने कहा, लेकिन इसकी वजह? चौन ने कहा, वजह मैं नहीं बताऊंगा, आप कोई और बात करें। इंदिरा ने कहा, अरे मैं समझ गई, आप पोरस के हाथियों के जिक्र से इसलिए परेशान होते हैं कि हमारी फर्स्ट आर्म्ड डिवीजन के टैंकों का निशान काला हाथी है। चौन ने कहा, यह सब इस गधे की करतूत है। शास्त्री ने कहा, कौन सा गधा? आप क्या बातें कर रहे हैं? चौन ने कहा, महाराज, मैं अपने सेनापति के मुतालिक कह रहा हूँ। नंदा ने कहा, सेनापति ने क्या किया है? चौन ने कहा, महाराज, इस बेवकूफ ने बेहतरीन टैंकों के लिए काले हाथियों का निशान पसंद किया था। काश मुझे चंद दिन पहले मालूम होता कि हमले से चंद घंटे पहले श्रीमती इंदिरा पोरस और इसके हाथियों पर लेक्चर देना शुरू कर देंगी तो मैं हुक्म दे देता कि टैंकों से हाथियों के निशान हटा दिए जाए। इंदिरा ने कहा, चौन जी, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, मेरी नीयत आपका मोराल खराब करने की ना थी। अगर मुझे मालूम होता है कि आप राजा पोरस और इसके हाथियों के जिक्र। चौन तिल मिलाकर, भगवान के लिए खामोश रहिए वरना मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। शास्त्री ने कहा, चौन जी, हिम्मत से काम लीजिए, आप भारत के रक्षा मंत्री हैं। मुझे यकीन है कि श्रीमती का मकसद आपको चिढ़ाना न था। आपको मालूम है कि आप हर मीटिंग में एक दो बार पानीपत की तीसरी जंग का जिक्र जरूर कर देते हैं, हालांकि ये जंग भारत के लिए इंतहाई मनहूस थी।
मैं एहतजाज करता हूं तो आप कहते हैं मुझसे भूल हो गई है, लेकिन फिर भी आपसे भूल हो ही जाती है। चोर ने कहा, शास्त्री जी आइंदा मुझसे ऐसी भूल नहीं होगी। भगवान के लिए श्रीमती जी को भी समझाइए कि वो मुझे बार बार राजा पोरस और इसके मनहूस हाथियों की याद न दिलाए। थोड़ी देर वक्फे के बाद टेलीफोन की घंटी बजती है। शास्त्री का सेक्रेटरी रिसीवर उठाकर कान से लगाने के बाद शास्त्री की तरफ बढ़ाता है। सेक्रेटरी ने कहा, महाराज जनरल चौधरी का टेलीफोन है। शास्त्री ने रिसीवर पकड़कर कान से लगाते हुए कहा, हेलो जनरल चौधरी। नहीं, मैं सो नहीं रहा। मिस्टर चौन यही है, वो आपकी फतह की पहली खबर सुनने तक यही रहेंगे। कितने टैंक? काश मैं देख सकता। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, रात के वक्त वो जंगी हाथियों से ज्यादा खौफनाक मालूम होते हैं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। जय हिंद। रिसीवर रखते हुए चौन जी, जनरल चौधरी कहता है कि हमारे टैंक पेशकदमी के लिए तैयार खड़े हैं। हम मुख्तलिफ महाजों से पाकिस्तान की सरहदों को अबूर करेंगे। रात के वक्त याहिनी किले जंगी हाथियों से कहीं ज्यादा खौफनाक महसूस होते हैं। हमले के वक्त इनकी ताकत हजारों हाथियों से ज्यादा होगी और इनके पीछे हजारों बख्तरबंद गाड़ियां, जीपें और ट्रक होंगे। चौन ने माथे पर हाथ मारते हुए, शास्त्री जी बार बार हाथियों का जिक्र ना कीजिए, ये बदशुगनी है। नंदा ने कहा, कैसी बदशुगनी चौन जी, आपको क्या हो गया है? चौन ने कहा, मैं पोरस नहीं हूँ और मेरे टैंक पोरस के हाथी नहीं है। जनरल चौधरी मेरा मोराल खराब करना चाहता है। इसने जानबूझकर हाथियों का जिक्र किया है, लेकिन मेरा मोराल खराब नहीं हो सकता। शास्त्री ने सेक्रेटरी से कहा, तुम डॉक्टर को बुलाओ, चौन जी बहुत थक गए हैं। चौन ने कहा, शास्त्री जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इस वक्त डॉक्टर की जरूरत नहीं इस बेवकूफ को जिसे टैंक देखकर हाथी याद आते हैं। इंदिरा ने कहा, चौन जी टैंक और हाथी का मुआवजा कोई नई बात नहीं। जब हम बाहर से टैंक मंगवा रहे थे तो मेरे पिताजी ये कहा करते थे कि मौजूदा दौर की जंग में टैंक की वही अहमियत है जो पुरानी जंगों में हाथी की हुआ करती थी। आप सिर्फ इसलिए परेशान होते हैं कि हाथियों का जिक्र सुनकर आपको राजा पोरस के वो हाथी याद आ जाते हैं जिन्होंने मैदान से मुंह फेर कर भागते हुए राजा की अपनी ही फौज रोन डाली थी। और राजा पोरस के हाथियों की इस अफसोसनाक कारगुजारी की याद ने आपको इस वहम में मुब्तला कर दिया है कि कहीं हमारे टैंक भी हमारी फौज के लिए खतरनाक न बन जाए। लेकिन आप सिर्फ पोरस के हाथियों के मुतालिक क्यों सोचते हैं? आखिर तारीख में इन अफवाज का जिक्र भी तो आता है जिन्होंने अपने हाथियों की बदौलत कोई जंग नहीं जीती। इंदिरा ने कहा, लेकिन चौन जी हमने हाथियों के बगैर भी तो कोई जंग नहीं जीती। शास्त्री ने कहा, लेकिन हम झगड़ा किस बात पर कर रहे हैं? आखिर टैंक के साथ हाथी का क्या मुकाबला है? चौन ने कहा, शास्त्री जी यही तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन आप सब मेरे कानों में बार बार हाथी और पोरस और हाथी के मनहूस अल्फाज ठोंस रहे हैं। अगर ऐसी मनहूस बातें कोई और करता तो मैं नंदा जी को यह मशवरा देता कि इसे डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशंस के तहत गिरफ्तार कर लिया जाए। नंदा ने कहा, मैं कल ही यह हुक्म जारी करूंगा कि पानीपत और पोरस और हाथी के अल्फाज डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशंस की जद में आते हैं। चौन ने कहा, कल आपके पास ऐसी फजूल बातों के लिए वक्त नहीं होगा। आपकी जिम्मेदारी मफतूआ इलाकों का इंतजाम ठीक करना है। नंदा ने कहा, मुझे यकीन है कि मफतूआ इलाकों में दुश्मन की लाशों के सिवा कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आपको ये डर है कि कुछ लोग इधर उधर छुपकर अपनी जानें बचाने में कामयाब हो जाएंगे तो भी आपको मुझ पर भरोसा करना चाहिए। मैं पूरा बंदोबस्त कर चुका हूँ। रास्ते की जो आबादी हमारी बर्री और फिजाई फौज की गोलाबारी से बच जाएगी, उसे ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी जिन सिंह और सेवक सिंह को सौंप दी गई है। इस वक्त सियालकोट की सरहद से लेकर वाघा और कसूर की सरहदों तक भारत की मुसल्लह अफवाज की सफ़ों के पीछे भारत के वो सपूत जमा हो रहे हैं जो 18 साल से इस मौके का इंतजार कर रहे हैं। मैंने उन्हें हिदायत कर दी है कि वो फौज से चंद मील पीछे रहें। चौन ने कहा, नंदा जी आपने बहुत अच्छा किया है, लेकिन अपने रक्षा मंत्री से ऐसी अहम बातें पोशीदा नहीं रखनी चाहिए। नंदा ने कहा, महाराज मैं पार्लियामेंट या कैबिनेट के सामने ऐसी बातें नहीं कर सकता था। अगर कोई सिख या मुसलमान वजीर यहाँ मौजूद होता तो मैं आज भी खामोश रहना ही पसंद करता। शास्त्री ने कहा, आपने बड़ी दानाई का सबूत दिया है, वरना मेरे सिख और मुसलमान वजीर जिन सिंह का नाम सुनकर ही बदहवास हो जाते हैं। सोरन सिंह यानी यकीनन ये शोर मचाते कि हम जंग के बहाने मशीक पाकिस्तान के सिखों के कत्लेआम की तैयारियां कर रहे हैं। नंदा ने कहा, महाराज सूरन सिंह ज्यादा अरसा खामोश नहीं रह सकेगा। जंग के बाद हमारी फौजों को आराम की जरूरत हो सकती है, लेकिन हमारे जिन संगी जवान आराम से नहीं बैठेंगे। हमें सिर्फ इस एहतियात की जरूरत है कि चंद दिन गैर मुल्की अखबारात के नुमाइंदे मशीक पंजाब में दाखिल न हो सके। शास्त्री ने कहा, नंदा जी सिखों के मुतालिक तुम्हारे जज्बात हमसे पोशीदा नहीं है, लेकिन भगवान के लिए जल्दबाजी से काम न लीजिए। वह पाकिस्तान के साथ जंग खत्म होने तक सिख सिपाहियों को भारत के लश्कर की अगली सफ में देखना चाहता हूँ। नंदा ने कहा, आप चिंता न करें महाराज, जिन संगी जवान बेवकूफ नहीं है वो ये जानते हैं कि अभी हमें सिखों की जरूरत है।
चौन ने कहा, मैं एहतजाज करता हूँ। मिस्टर नंदा को यह मालूम है कि भारत की गैर हिंदू अक़लियतों के मुतल्लिक मेरे जज्बात इनसे मुख्तलिफ नहीं, लेकिन मुझे शिकायत है कि इतना बड़ा प्लान मुझसे जाहिर नहीं किया गया। नंदा ने कहा, चौन जी, इसमें नाराज होने की कौन सी बात है। मैंने भारत के अखबार नवीसों के सामने भी अपनी खुफिया कारगुजारी का जिक्र नहीं किया। आपको मेरे हौसले की दाद देनी चाहिए। मैं प्रजा की वाह वाह से बेनियाज होकर भारत माता की सेवा करना चाहता हूँ। चौन ने कहा, लेकिन आपने जिन संगियों को खुश करने का मौका तो हाथ से नहीं जाने दिया ना। आप इन्हें यह बता चुके हैं कि भारत पाकिस्तान पर हमला करने वाला है। नंदा ने कहा, चौन महाराज, हम सब जिन संगियों और महासभियों को खुश रखना चाहते हैं, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि भारत माता की हिंदू अक्सरियतों की खुशनुदी हासिल करने का बेहतरीन तरीका यही है, और ये जंग भी तो इसीलिए शुरू की गई है कि हम में से कोई भी इन्हें नाराज करने की जुर्रत नहीं कर सकता। बाहर के मुल्क यही समझेंगे कि हम सिर्फ अपनी ताकत का मुजाहिरा करने के लिए जंग शुरू कर रहे हैं। उन्हें क्या मालूम कि हम किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। हमने गुज़श्ता 18 साल में भेड़िए पाले हैं, अब इनके लिए नई नई शिकारगाहें तलाश करना एक मजबूरी है। बहरहाल मैंने इंतहाई राजदारी से काम लिया है और हमले के मुतल्लिक चंद बड़े लीडरों के सिवा किसी को नहीं बताया। इंदिरा ने कहा, आपको मेरे सामने ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। आप जानते हैं कि मेरे पिताजी ने किसी मौका पर भी जिन सगियों और महासभियों के सामने ऐसी कमजोरी जाहिर नहीं की थी। आज भी अगर वो जिंदा होते तो इनकी जंग को भारत के लिए फायदा मंद न समझते, तो इन्हें इस बात की कतन परवाह न होती कि ये लोग इन्हें क्या कहते हैं। शास्त्री ने कहा, श्रीमती जी, बुरा ना मानिए, अगर पंडित जी हमारे लिए इतना गोला और बारूद जमा न कर जाते तो आज हमारे दिल में पाकिस्तान से जंग लड़ने का ख्याल भी ना आता। ये जंग इसी दिन नागजीर हो गई थी जब पंडित जी के दिल में कश्मीर पर कब्जा करने का शौक पैदा हुआ था। इनका कमाल यह था कि वो पूरे 17 साल कश्मीर के मसले को उलझाकर भारत को जंगी तैयारियों का मौका देते रहे थे। उन्होंने कभी अपनी गैर जानिबदारी का डंडोरा पीटकर रूस से असला और रुपया हासिल किया और कभी एंग्लर अमेरिकन ब्लॉक से वाबस्ता होकर जंगी इमदाद हासिल की। हम इनके शुक्रगुजार हैं कि वो मरने से पहले हमें पाकिस्तान पर धावा बोलने के काबिल बना गए हैं, लेकिन यह कहना गलत है कि अगर वो जिंदा होते तो ये जंग रुक सकती थी। वो बज़ाहिर भारत के इंतहा पसंदों से नफरत करते थे, लेकिन अमलन उनकी तस्कीन के सामान मुहैया करते थे। उन्होंने कश्मीर के मुतालिक जो पॉलिसी इख्तियार की थी वह जिन सिंह और महासभिया की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक थी। उन्होंने राय शुमारी के मुतालिक इस वक्त अपने साबका समझौतों से इनहराफ किया था, जब उन्हें इस बात का यकीन हो गया था कि भारत पूरी कुव्वत के साथ अहले कश्मीर की शारक पर हाथ डाल चुका है और पाकिस्तान के बाशिंदे भी उनकी हिमायत में भारत की फौजी कुव्वत से टक्कर नहीं ले सकते। अब सूरत यह है कि कश्मीर के बाशिंदे बगावत का झंडा बुलंद कर चुके हैं और पाकिस्तान उनकी पुष्ट पर है, और हम ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान की मुदाखलत के बायस वो मसला जिसे हम अपना घरेलू मसला कह चुके हैं फिर एक बार बैनुल अक़वामी मसला बन जाए। अगर पंडित जी हमें जंग के लिए तैयार न करते तो हम अमन का रास्ता इख्तियार कर सकते थे, लेकिन अब अगर हम अपनी प्रजा को समझाने की कोशिश करें तो हिंदू अक्सरियत हमारी बोटियां नोचने के लिए तैयार हो जाएंगी। पंडित जी भारत माता के गले में रस्सा डालकर इसे जंग के मैदान की तरफ घसीट लाए थे। अब हमारे लिए इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं कि कश्मीर की तरह पाकिस्तान को भारत का घरेलू मसला बना लिया जाए। आपका चेहरा बता रहा है मेरी बातें आपको तकलीफ दे रही हैं, लेकिन पंडित जी के मुतालिक आपके जज्बात एक बेटी के जज्बात हैं और मैं इन्हें एक सियासी गुरु की हैसियत से जानता हूँ। अगर इस जंग में हमें फतह हासिल हुई तो मैं भारत की आवाम के साथ ये ऐलान करूंगा कि इस फतह का सेहरा पंडित जवाहरलाल नेहरू के सर है। चौन ने कहा, शास्त्री जी, आपको भारत की फतह के मुतालिक कोई शुबा है? शास्त्री ने कहा, हरगिज नहीं। मुझे भारत की फतह के मुतालिक कोई शुबा होता तो मैं जंग का खतरा मोल नहीं लेता। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू 17 बरस इस जंग की तैयारियां कर सकते थे तो मैं चंद बरस खामोश रहकर मजीद टैंक, तोपे और हवाई जहाज जमा कर सकता था, लेकिन पाकिस्तान से 6 गुना ज्यादा फौज और असला जमा करने के बाद हम ये कैसे सोच सकते हैं कि अब कोई हमारा रास्ता रोक सकता है। टेलीफोन की घंटी बजती है, सेक्रेटरी आगे बढ़कर रिसीवर उठाता है, लेकिन शास्त्री इसके हाथ से रिसीवर छीन लेता है। शास्त्री ने कहा, हेलो, मैं बोल रहा हूँ, मैं सो नहीं रहा था। हाँ, चौन जी यही है, तुमने हमला कर दिया है। क्या कहा? रास्ता बिल्कुल साफ है। बहुत खूब, तो इसका मतलब ये है कि तुम शायद दोपहर के वक्त खाने के बजाय सुबह के नाश्ते के वक्त लाहौर पहुंच जाओगे। हाँ, सियालकोट भी कब्जा करना जरूरी है। मुझे पहले ही यकीन था कि दुश्मन मुकाबले की जुर्रत नहीं करेगा। मैं बहुत खुश हूँ, अब मुझे थकावट या नींद का कोई एहसास नहीं।
तुम पेशकदमी जारी रखो, काश इस वक्त भारत के तमाम बाशिंदे तुम्हारी आवाज सुन सकते। चौन ने कहा शास्त्री से रिसीवर छीनते हुए, हेलो मैं चौन हूँ। शास्त्री दोनों हाथों से रिसीवर पकड़ते हुए, चौन जी आप क्या कर रहे हैं, भगवान के लिए मुझे बात करने दीजिए। हेलो जनरल चौधरी। चौन ने रिसीवर अपने मुंह की तरफ खींचते हुए, हेलो हेलो मैं चौन हूँ। शास्त्री ने चौन की कलाई के साथ लटक कर रिसीवर से मुंह लगाने की कोशिश करते हुए, मैं प्रधानमंत्री हूं, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई, तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। नहीं नहीं जनरल साहब तुम नहीं, मैं चौन से बात कर रहा हूं। चौन ने शास्त्री की कलाई मरोड़कर इसे एक तरफ धकेलने के बाद कुर्सी पर खड़ा हो जाता है। चौन ने कहा, हेलो जनरल अब तुम इत्मीनान से बात कर सकते हो, मैं चौन हूँ। अरे ये लड़ाई नहीं थी, हम आपस में मजाक कर रहे थे। इंदिरा ने कहा, चौन जी आपको महामंत्री के साथ इस कदर बेतकल्लुफ नहीं होना चाहिए था, जनरल चौधरी क्या ख्याल करेगा। चौन ने कहा, इंदिरा गांधी मैं रक्षा मंत्री हूं और मुझे इस बात की परवाह नहीं कि कोई जर्नैल मेरे मुतालिक क्या ख्याल करता है। रिसीवर पर उसने कहा, अरे नहीं मैं किसी और से बात कर रहा था, ये कैसे हो सकता है कि भारत का सिपह सालार पाकिस्तान पर हमला कर चुका और मुझे इसकी परवाह तक न हो। बहुत अच्छा तुम वक्त जाया न करो, अब मैं घर जा रहा हूँ। सुबह पार्लियामेंट में यह खुशखबरी सुना दी जाएगी, लेकिन मेरे बयान के बाद अगर लाहौर की फतह की खबर भी आ गई तो सारे भारत में तुम्हारी धूम मच जाएगी। बहुत अच्छा अब तुम अपना काम जारी रखो, जय हिंद। कुर्सी से उतर कर रिसीवर रखते हुए शास्त्री जी ने कहा, आपको नाराज नहीं होना चाहिए, मैं जनरल चौधरी से हमले की खबर सुनने के मुतालिक आपसे ज्यादा बेचैन था। नंदा ने कहा, मैं भी कम बेचैन नहीं था, लेकिन मुझे आपकी कुश्ती में हिस्सा लेने की जुर्रत नहीं हो सकी। इंदिरा ने कहा, शास्त्री जी मिस्टर चौन को माफ कर दीजिए, हमले की खबर सुनकर इनका बेचैन हो जाना एक कुदरती बात थी। ये खुशी का वक्त है, अब आप एक दूसरे को गले लगाकर जय हिंद के नारे लगाने चाहिए। चौन जी ने कहा, आप भी माफी मांग लीजिए। चौन ने कहा, महाराज मैं आपसे माफी मांगता हूँ। शास्त्री ने कहा, मेरी कलाई अभी तक दर्द कर रही है, लेकिन मैं सिर्फ एक शर्त पर माफ कर सकता हूँ और वो ये है कि पार्लियामेंट में लाहौर की फतह का ऐलान मैं करूंगा। चौन ने कहा, लेकिन मैंने कल ही पार्लियामेंट के मेंबरों को एक अहम खबर सुनाने का वादा किया था और ये खबर लाहौर की फतह के सिवा और कोई नहीं हो सकती। मैं आपको ये रियायत दे सकता हूँ कि लाहौर के बाद सियालकोट की फतह की खबर आप सुनाएंगे। शास्त्री ने कहा, नहीं, भारत की अजीम तरीन फतह का ऐलान सिर्फ भारत का वजीर आजम कर सकता है। चौन ने कहा, जिद न कीजिए महाराज। शास्त्री ने कहा, जिद तुम कर रहे हो, तुम्हें इस बात का भी एहसास नहीं कि तुम मेरी कलाई मरोड़ चुके हो। नंदा ने कहा, शास्त्री जी मैं एक तजवीज़ पेश करता हूँ। शास्त्री ने कहा, तुम मिस्टर चौन की तरफदारी करना चाहते हो। नंदा ने कहा, नहीं महाराज, मेरी तजवीज़ ये है कि चौन जी पार्लियामेंट में लाहौर की फतह की खबर सुनाते ही ये ऐलान कर देंगे कि अब इस फतह की खुशी में जुलूस निकाला जाएगा और मैं ये इंतज़ाम करूंगा कि इस जुलूस में आप हाथी पर सवार होंगे और बाकी सब पैदल होंगे। जब रास्ते में आप पर फूलों की बारिश की जाएगी और आपके हक में नारे लगाए जाएंगे तो अवाम सिर्फ आपकी तरफ देखेंगे। चौन ने कहा, आपने वादा किया था कि आइंदा मेरे सामने हाथी का जिक्र नहीं होगा। इंदिरा ने कहा, चौन जी आपको ये बात पसंद नहीं कि शास्त्री जी का जुलूस निकाला जाए। चौन ने कहा, मुझे जुलूस पर कोई एतराज नहीं, लेकिन हाथी के बजाय मैं उन्हें अपने कंधों पर उठाने के लिए तैयार हूँ। इंदिरा ने कहा, यह तो और भी अच्छी बात है, जब भारत का रक्षा मंत्री भारत के प्रधानमंत्री को कंधे पर उठाकर आगे आगे चलेगा तो लोग खुशी से पागल हो जाएंगे। लेकिन चौन जी आप थक तो नहीं जाएंगे। चौन ने कहा, शास्त्री जी के बोझ से हरगिज नहीं, अगर मुझे सारा दिन दिल्ली की गलियों में भी भागना पड़े तो भी मुझे थकावट नहीं होगी। शास्त्री ने कहा, तुम मेरा मजाक उड़ाते हो, मैं तुम्हारे कंधे पर सवारी नहीं करूंगा। नंदा ने कहा, तो आपके लिए खुली कार का इंतजाम किया जाएगा। शास्त्री ने कहा, तुम खुली कार का इंतजाम तो करोगे, लेकिन इस बात की क्या जमानत है कि जब जुलूस रवाना होगा तो खुली कार में मेरी जगह डॉक्टर राधा कृष्ण सवार नहीं हो जाएंगे। इंदिरा ने कहा, मैं इस बात की जिम्मेदारी लेती हूँ कि डॉक्टर राधा कृष्ण जी महाराज इस जुलूस में शरीक नहीं होंगे। मैं जुलूस के वक्त किसी गैर मुल्की अखबार नवीस से इनकी मुलाकात का इंतजाम कर दूंगी और खुद भी इनके साथ रहूंगी। नंदा ने कहा, महाराज अब आपको खुश हो जाना चाहिए। चौन ने कहा, महाराज मैं फिर आपसे माफी मांगता हूँ। इंदिरा ने कहा, महाराज चौन को उठकर गले लगा लीजिए।